संगीत महाविद्यालय के सभागृह में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम प्रतिवर्ष एक दिन सभी लोग रमेश जी दुबे को याद करने के लिए जुड़ते हैं और आज उसी कड़ी में ये 10वां वर्ष है कि जब हम एक साथ उनकी याद को साझा करेंगे। आज हमें ये गर्व है कि हमारे बीच में शीर्षस्थ साहित्यकार डॉक्टर उदयन वाजपेयी जी आज के कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि हमारे बीच में पधारे हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर हरी सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत और हिंदी विभाग के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि हिंदी विभाग डॉक्टर हरी सिंह और विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी हमारे मित्र हैं। वे आज के मुख्य अतिथि हैं। आज के कार्यक्रम में हम जैसा कि हर वर्ष पंडित रमेश दुबे जी की स्मृति में एक सम्मान देते हैं और आज का यह सम्मान हमारे देश के बड़े लोकगीत गायक, बड़े कवि आदरणीय हरगोविंद विश्व जी को यह सम्मान रमेश दुबे जी की स्मृति में प्रदान किया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच आसीन होने की कृपा करें। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय त्रिपाठी जी से निवेदन है कृपया मंच पर आदरणीय कपिल साटिया जी हमारे अतिथियों को मंच पर आने की कृपा करें। आदरणीय आशुतोष जी और रमाकांत मिश्र जी मंच पर आए। साथ ही हम अपने आज के सम्मानित दुबे जी के स्मृति में सम्मान प्रदान किया जा रहा है। आदरणीय हरगोविंद विश्व जी से निवेदन है कि वे कृपया मंच आसीन होने की कृपा करें। कार्यक्रम की औपचारिक आरंभ करने के लिए हमारी इस कार्यक्रम की संयोजक और श्रीमती सीमा रमेश दुबे जी भी हमारे दुबे जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। पुष्प अर्पित कर दो। पुष्प बता बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों का। और अब बारी है हमारे अतिथि स्वागत की। हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर उदयन वाजपेयी जी, जो कि साहित्यकार और समालोचक हैं,
आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। उनके डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी के स्वागत के लिए श्यामदम संस्था के सचिव श्री कपिल रसाकिया जी से निवेदन करूंगा कि वे डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी का स्वागत करें। विशेष अतिथि श्री आशुतोष मिश्र के स्वागत के लिए मैं श्यामदम के कोषाध्यक्ष श्री हरीश शुक्ला जी से निवेदन करूंगा। श्री कुंदन पारसरा जी आए और श्री आशुतोष मिश्र जी का स्वागत करें। हमारे सम्मानित अतिथि श्री हरगोविंद जी मिश्र के स्वागत के लिए मैं श्री अभिनव दत्त दुबे को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और श्री मिश्र जी का स्वागत करें। आदरणीय उमाकांत मिश्र जी से निवेदन है कि वे हमारे इस कार्यक्रम की संयोजक श्रीमती सीमा रविंद्र दुबे जी का पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें और मंचासीन कराने के बाद में बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कार्यक्रम को बहुत लंबा ना खींचते हुए, क्योंकि मुझे ये आदेशित हुआ है कि उद्यन वाजपेयी जी को 4 बजे तक का समय है। उदय जी को 4 बजे यहाँ से निकलना है, उसके पहले कार्यक्रम को पूरा भी करना है। मैं हमारे स्वागत उद्बोधन के लिए श्री रमाकांत शास्त्री जी कार्यकारिणी सदस्य श्यामदम को आमंत्रित करता हूँ कि वे बताए और स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। सम्मानीय मंच, हमारे बाल प्रखा और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भोपाल मेडिकल कॉलेज इंडियन मेडिकल कॉलेज भोपाल में प्रोफेसर डॉक्टर उदय वाजपेयी जी, अध्यक्षता कर रहे सागर डॉक्टर नितिन गौर विश्वविद्यालय के हिंदी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, हिंदी के प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी, आज के जो सम्मान से सम्मानित होने वाले सर्टिफिकेट और सभी जगह अपना नाम उपस्थित कराने वाले श्रद्धे श्री हरगोविंद मिश्र जी, श्यामदम के जाने माने अध्यक्ष श्रद्धे उमाकांत जी, कार्यक्रम के संचालक श्री आदित्य ज्योति जी, मंच के समक्ष मैं सभी लोगों के नाम तो ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से परम आदरणीय श्री लक्ष्मीनारायण जी यादव दादा का नाम जरूर लेना चाहूँगा। उनके साथ श्री हेमा जयंत जी, श्री कैलाश साहू जी, श्री गजाधर जी, आप सब सम्मानीय प्रबुद्धजन यहाँ इस कार्यक्रम में आए और जैसा कि श्यामदम अध्यक्ष जी ने अवगत कराया कि 23 दिसंबर 2013 को हमारे सदैव
श्री रविंद्र दुबे जी का देहावसान हो गया था और उसके बाद श्यामचंद संस्था द्वारा सरस्वती वाचनालय में उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। तो इस तरीके से उस श्रद्धांजलि सभा के बाद श्रीमती उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा दुबे जी, बच्चे श्री असीम दुबे जी, अभिनव दुबे जी, उन्होंने रामदम से आग्रह किया कि स्वर्गीय रविंद्र जी की स्मृति में रामदम के द्वारा हर वर्ष एक कार्यक्रम किया जाए और निवेदन और अनुरोध को श्यामदम ने स्वीकार किया और इस तरीके से 23 दिसंबर को ये कार्यक्रम होते रहे हैं हर वर्ष। लेकिन क्योंकि रविवार न पड़ने के कारण बहुत लोगों की अनुपस्थिति हो जाती थी, इसलिए इस बार इस कार्यक्रम को रविवार के दिन, तो 23 दिसंबर से लगी हुई ये डेट है और यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सभी सम्मानीय शहर के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी वर्ग के प्रबुद्धजन जो कि अपनी सहभागिता रामदम के साथ हमेशा देते रहे हैं और हम लोग भी आशान्वित रहते हैं कि ऐसी ही सहभागिता आपकी मिलती रहेगी। तो मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे ही हो अपनी गरिमा में उपस्थिति हम लोग बीच में देते रहे, आप लोगों का उत्साह वर्धन करते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत जी। अब श्री रविंद्र दुबे जी के बारे में हम और आप सभी जानते हैं, फिर भी कुछ औपचारिकताएं होती हैं, उनको हर वर्ष निभाया जाता है। शनिश्री के दुबे परिवार में 31 मार्च 1940 को आदरणीय रविंद्र दुबे जी का जन्म हुआ। उनका विवाह, संतान, उनका सारे जीवन की नौकरी सभी को सागर में संपन्न हुआ। पृथ्वी का टुकड़ा गांव का कोई इतिहास नहीं होता, हड्डियों से दूर उतर आता है, ये उनके काव्य संग्रह हैं। पावन मोरे घर आयो पृथ्वी भारी है, कहानी संग्रह, उपन्यास, टोला, लोक पर केंद्रित उनका बड़ा काम है। कहनात, बुंदेली कहावत, लोकोक्तियां, इस पे उन्होंने काम किया। टर्लो प्रीत, खुलासा गोरी, ईजरी की भागों का हिंदी रूपांतरण, लोकविधि, बुंदेली लघु कथा संकलन। उन्होंने बाल गीतों में भी काम किया। टपक दपक, रेलगाड़ी, तिल के फूल, तिली के दाने। उनके प्रमुख संपादित ग्रंथों में मेरा शहर, जिसमें शिव कुमार श्रीवास्तव जी, अशोक वाजपेयी जी, ध्रुव शुक्ल और रविंद्र दुबे जी की कविताएं उसमें संकलित थी। विहंग, 20वीं सदी में पक्षियों पर लिखी गई 100 हिंदी कविताओं का संकलन है। संवेद और कविता मासिक विन्यास का सहयोगी संपादन किया। साप्ताहिक हंटर, जो उनके बड़े भाई श्री महेंद्र दुबे जी उसके संपादक हुआ करते थे, वो साप्ताहिक हंटर उन्होंने निकाला। साप्ताहिक दिल्ली, भास्कर सागर, पहले पहल, भोपाल और सार्थक संवाद सागर में कॉलम लेकर। इसके साथ में जो एक चीज इसमें नहीं आई है वो है जनसत्ता। जनसत्ता में उनका स्थायी कॉलम उनका निरंतर प्रकाशित होता रहा। एक कवि जब जाता है दुनिया से तो बहुत कुछ अपने पीछे छोड़ के जाता है। तो ऐसे ही दुबे जी जब इस दुनिया से गए तो वे बहुत सारी चीजें जो प्रकाशनाधीन थी उनको भी अपने बच्चों के और आदरणीय माँ के लिए छोड़ गए। मेरे जनपद के नायक, लोको नाम, जनपद भाषी जन, बुंदेली संस्कृति कोश, प्रातः स्मरणीय ललित निबंध, फोटो में टांग, ये उनके व्यंग्य संग्रह है। ये अभी प्रकाशनाधीन है और उम्मीद करेंगे कि आने वाले वर्षों में हम शीघ्र ही इस पर काम करेंगे।
जी का परिचय उनकी एक कविता से देना चाहूंगा। कविता धोखे से नहीं आती, कविता धोखा नहीं देती। कविता धोखे से नहीं आती, कविता धोखा नहीं देती। एक एक शब्द के नमक को चखती है, ज्वार बाजरे की रोटियां बेलकर बनाती है। छोटी सी खिड़की खोलकर झाड़ती बहारती जाले माले हटाती है। दरवाजे पर पड़े हुए बाहर को लीप कर भीतर में शामिल करती है। पाव भर जीरा में ब्रह्म भोज न्योतती है। पाव भर जीरा में ब्रह्म भोज न्योतती है। कविता बनी ना बने, कवि को गोद में खिलाती लोरी गाती। कविता बने ना बने, कवि को गोद में खिलाती लोरी गाती है। कवि होना बड़ी बात है। ये दुबे जी का, क्योंकि दुबे जी अपने समय के देश के बड़े कवि, तो ये हमारे लिए और सागर के लिए बड़े गौरव का विषय है। तो उनका परिचय उनकी ही शब्दों के माध्यम से हो, ये मैंने महसूस किया। और मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए आदरणीय लक्ष्मी नारायण यादव जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और अपने मित्र की स्मृतियों को साझा करने के बाद है। सम्माननीय उदयन जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय हिंदी के वरिष्ठ अतिथि तथा उपस्थित सभी मित्रों, ये 10वां अवसर है जब श्यामलाल दुबे जी की याद में कार्यक्रम कर रहा है। और मेरे ख्याल से अधिकांश में एक आध दो छोड़ करके मैं सभी उनमें उपस्थित रहा हूँ। तो हमारे उनसे किस प्रकार से वार्तालाप होता था, सब अपनी बातें तो मैं हर बार कह चुका हूँ और रिपीट करने का, उनको फिर से कहने का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं होता। आज मुझे 3 दिन पहले असीम ने आके बताया कि आप ये कार्यक्रम है, फिर से 23 को 17 को है। तो मैंने कहा आऊँगा। आज जब यहाँ आने लगा तो सोच रहा था कि आज क्या कहूँगा, क्योंकि फिर से वही दोहराए। तो मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि ऐसा क्या था दुबे जी के व्यक्तित्व में कि आज भी 10 साल बाद उनको उनके मित्र लोग, उनको उनके चाहने वाले लोग इकट्ठे होकर के उनकी स्मृति में बैठते हैं। देखिए, किसी की स्मृति है, किसी का याद आना तो अपने एक बहुत नेचर प्रक्रिया है, हम हमारे मित्र हैं, पर उसके लिए बैठना एक बिल्कुल अलग प्रकार की का काम है। वो तो जब आदमी के दिल में ना हो कि हाँ दुबे जी चलना चाहिए यार, तब तक आपको याद भी इतनी आसानी से नहीं आता, और याद तो कर लेते हैं सब लोग। तब मैं क्योंकि दुबे एक बात और बता दें, जिनमें से बहुत से लोग मैं दुबे जी की जो नई कविता है उसको थोड़ी समझ पाते होंगे, मैं खुद नहीं समझ पाता, ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ। मगर दुबे जी के में कुछ ऐसा तो था कि हम सब लोग जो उनसे मिलते रहते थे, उनके जानने वाले थे, उनके मित्र थे, वे आज के दिन इकट्ठे होते हैं। देखो, निश्चित रूप से कोई बहुत अलग प्रकार की कोई उनमें कोई गुण था जिसके चलते अब मैं उसको तारीफ में नहीं बताने की स्थिति में, ऐसा कौन सा गुण था उनमें, ऐसा कौन सी अच्छाई थी, पर वह निश्चित रूप से उनमें था कि हम सब आज यहाँ इकट्ठे होते हैं। दुबे जी, क्योंकि हम अपने मित्र के उसमें कहें हमारे तो दुबे जी के क्या संबंध थे वो तो हम एक आध बार बता चुके, और आज हम उसको रिपीट भी कर सकते हैं। हमारे एक और मित्र थे स्वतंत्र सिंह चौहान, और एक होटल में बैठना, हरी की होटल थी, वहाँ आ जाना दुबे जी को उनने देखा और कहते थे यादव जी तुम्हारे दोस्त आ रहे, कहते थे तो अच्छा हम चले, तो हम कहे क्यों, अरे कह तुम्हें तो अभी खखा गए हैं हम
तो मतलब इस प्रकार के आदमी इस प्रकार का उनका मतलब उनको को कहने में, हर चीज को प्रस्तुत करने में, और अपना एक अंदाज था दुबे जी का। हमारा तो उनसे बहुत लंबे समय तक, कम से कम मेरे ख्याल से 30-35 साल से जब मैं सागर में आया उसके बाद से उनसे संपर्क निरंतर बना रहा। और संपर्क की भी एक अलग कहानी है जो मैंने एक बार बताई थी कि एक जगह कम्युनिस्ट पार्टी के एक वक्ता आए थे, वे बोल रहे थे, तो उन्होंने कुछ बोला तो मैंने बाद में खड़े होकर उनसे पूछा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। दुबे जी उसमें थे, उन्हें पता नहीं, किसी ने नहीं, बात आई नहीं हो गई। दुबे जी मेरे पास आए, तब तक मैं दुबे जी को नहीं जानता था। तब दुबे जी मेरे पास आए, कहने लगे यार तुमने बहुत सही बात करी, तो एकमात्र अच्छे बारदार की निकले तो मुंह पे कह दिया तुमने ऐसी बात उनसे। वहां से मेरा दुबे जी का बहुत वो हुआ था, क्योंकि उनका भी वही चरित्र था, वही उनका स्थिति रहती थी कि वे आदमी को जो सही है तो सामने कह देंगे। तो ऐसे दुबे जी थे, और ज्यादा कुछ बोलने का मामला है नहीं। अब उदयन जी को सुनेंगे अपन, वो निश्चित रूप से कुछ बताएं, क्योंकि इनके भी इनके पिताजी जो थे अपने वाजपेयी साहब, उनके वे मिल जाए तो हम लोग तो कई बार हमें ऐसा हुआ कैसे घूमते हुए हम तो साथ चले गए। इतने में कहीं वाजपेयी जी बैठे हुए, अरे रमेश, उन्होंने बड़े जोर से बुलाया। हमने कहा दुबे जी तुम जाओ, हम चले जाएंगे, क्योंकि पता नहीं वाजपेयी जी एक अलग ही नेतृत्व के धनी थे। तो इस प्रकार से हम लोग ये ज्यादा अच्छे से और बहुत सी चीजों पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। यादव जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आदरणीय लक्ष्मी नारायण चौरसिया जी मौजूद हैं, आदरणीय डॉक्टर दयानंद सागर जी, आदरणीय हरि सिंह ठाकुर जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और हम सबके बड़े प्रिय अजीज आदरणीय कैलाश सिंह जी, आदरणीय हिम्मा भैया, हमारे आदरणीय बड़े भाई और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदरणीय विनी चचा के बेटे रफीक विनी जी हमारे बीच में हैं, आदरणीय आर.के. तिवारी जी, एम. शरीफ साहब, जी.एल. राठौर जी, मुकेश भाई, टी.एल. तिवारी जी, देवी सिंह जी, आदरणीय पूरन सिंह जी, आदरणीय टीकाराम त्रिपाठी जी, और आदरणीय मनोहर देवलिया जी, आदरणीय वीरेंद्र प्रधान जी, और तमाम हमारे सनीश्री के साथी, सनीश्री की आदरणीय माताएं बहनें, असरार भाई, सुमित भाई, भट्टी भाई, और आप सबका इस सभागृह महेश अहरवाल और तमाम साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के विशिष्ट अतिथि, हमारे मित्र डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक आदरणीय डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और आज दुबे जी पर केंद्रित इस कार्यक्रम में अपने विचार प्रकट करने की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय डॉक्टर आशीष जोशी जी, मंच पे विद्यमान विराजमान प्रख्यात कवि, लेखक, संस्कृति चिंतक सम्मानीय उदयन वाजपेयी जी, आज इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हिंदी विभाग के और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, प्रख्यात संपादक, आलोचक, निबंधकार प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, और इस अवसर पर रमेश दत्त दुबे साहित्य सम्मान से सम्मानित होने वाले हमारे बुंदेलखंड के लोक चेतना, लोक कर्म के प्रतिनिधि स्वर सम्माननीय हरगोविंद मिश्र जी, और आप सभी साहिबान जो इस सभा में हमारे हमसे रूबरू हैं। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। मुझे इस बात का आकर्षण है आज के इस आयोजन में कि सम्मानीय उदयन वाजपेयी जी को हम सब एक साथ मिलके उन्हें सुने। हम लोग तो एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं और कहते ही रहते हैं। मैं इस लिहाज से अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि सागर में आने के महज 5-6 महीने बाद ही मुझे रमेश दत्त दुबे जी का
सानिध्य और उनकी जो मेरी रचनाओं के प्रति स्वीकृति थी वो मुझे मिली। मैं उस घटना को आज भी याद करता हूँ कि मैं नया 2010 की बात है, मैं सागर विश्वविद्यालय में आया था और मेरी पहली कहानी कलबो पत्रिका में छपी थी, राम बहुरन की अनाथ। मैं सामने वाले हॉल में, तो गैलरी के ठीक सामने है, क्लास ले रहा था और नया था तो हम लोग बहुत भय में भी रहते थे, चीज़ें बहुत ईमानदारी से अपना काम करना है। अचानक वो फाटक थोड़ा सा खुला और मेरे सामने कुर्ता पजामा और सदरी में एक मतलब व्यक्ति मैंने देखा और उनके हाथ में फोटो कॉपी थी और उन्होंने बहुत उस तरह के आवाज के अभ्यस्त मैं नहीं था, उन्होंने बहुत ही लगभग कपकपाती और उसमें कड़कती हुई स्वर में उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम आशुतोष है। तो मुझे लगा कि मतलब क्या हो गया, तो मैंने कहा जी ये कहानी आपने लिखी है। तो अब मुझे वो फोटोकॉपी में दिख नहीं रहा था क्योंकि उन्होंने थोड़ा दूर खड़े थे, तो मैं पास आया और मैंने वो ये दो वाक्य इतने तेज स्वर में उन्होंने मुझसे पूछा, तो मुझे लगा कि ये पहली ही कहानी के साथ कहाँ तो शाबाशी मिलनी थी। ये कौन आदमी है जो इस तरह से बेधड़क होकर मुझसे मेरी क्लास में बच्चों के सामने ऐसे भुड़कते हुए पूछा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था हाँ बोलूं कि ना बोलूं, तो मैं कुछ कहता, अचानक वो मेरे कंधे पे हाथ उन्होंने रखा, कहा चलो तुमको पान खिलाते। मतलब ये वाक्य कभी मैं भूल नहीं पाता और वो दिन है कि लगातार उन्होंने मुझे मेरी कहानियों के लिए रोका, समझाया, सिखाया। और जब कभी फोन पे बात होती थी तो कई बार तो मैं फोन करता था, वो इतना ज्यादा डांट देते थे फोन पे कि मैं कसम खा लेता था लगभग कि अभी इस आदमी से बात ही नहीं करनी। मैं हॉस्टल में रहता था, बहुत डांटते थे। एक दो बार ऐसा हुआ कि मुझसे नाराज हो गए। मैंने एक बार उनसे कहा कि मुझे जैसा लिखना है मैं लिखूंगा, आपको क्या करना है। मैं एक और व्यक्ति उदय प्रकाश जी जो सागर से संबंधित थे उनसे पूछता था, तो कहते थे कि सागर में जो 4-5 लोगों के नाम बताते थे, तो उनसे कहते थे कि उसमें दुबे जी से तुम मिलते रहना, वो एक स्कूल है, उनसे तुमको बहुत फायदा मिलेगा। एक बार मैंने इसी रवि फोन पे कार्यक्रम था और वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे, मैं उनको 4 बार प्रणाम कर दिया, वो घूम के इधर चले जा रहे थे। मैं जान गया था कि ये किसी बात पे नाराज चल रहे हैं, तो फिर मैंने लगभग घेर ही लिया। हमने कहा दादा पहले बताइए हुआ क्या। तो मैंने एक बात कही कि हिंदी विभाग सागर विश्वविद्यालय का ये आलोचना का प्रतिष्ठित पीठ रहा है, यहाँ आलोचना की परंपरा है। तुम जब यहाँ आए और तुम्हारी कहानियां मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि तुम्हारे साथ पहली बार यहाँ कथा की परंपरा की शुरुआत हो रही है और तुमने मैंने वो सब चीजें देखा, लेकिन मैंने महसूस किया है कि तुम नौकरी और तमाम दूसरी चीजों को लेकर तुम डर रहे हो। और एक बात याद रखो, अगर डरोगे तो तुमसे हमारी कभी कोई बातचीत। तो मैंने कहा कि नहीं मैं डरूंगा नहीं। फिर 3-4 दिन बाद फोन पे उन्होंने कहा था कि तुमको बुरा लगा होगा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारे लेखन से मतलब है। मुझे लगता है कि तुम लंबी उड़ान के परिंदे हो, डरोगे तो उड़ नहीं पाओ। खैर आखिरी ऐसे बहुत सारे संस्करण उनके साथ है। मैंने ज्ञानोदय में मरे तुम भर के लिए मेरी जो कहानी, लंबी कहानी छपी जिसने मुझे बहुत शोहरत दी, उस कहानी के बीच के जो सारे के सारे बुंदेली कहनात है, वो दुबे जी जब ड्राफ्ट को पढ़ के कहा कि तुम बीच में इस शिल्प में ये कहनाट डालो, और उन्होंने फोन पे बोल के, वो जानते थे कि मेरे बोलने में कुछ समझ नहीं पा रहा होगा तो हमको मात्रा भी बताते थे, देखो ये बुंदेली शब्द है जिसकी मात्रा छोटी लगा। और इस तरह से उन्होंने वो ड्राफ्ट तैयार कराया था। उस कहानी ने मुझे बहुत शोहरत दी, बहुत तैयारी उन्होंने मेरी कराई। मैं उनके बारे में जब भी सोचता हूँ तो उनका काम देखिए, उन्होंने कहावतों पे काम किया। आज मैं जब उनको सोचता हूँ मुझे लगता है कि कहावतों पे काम करते करते वो खुद एक कहानी, एक कहावत है। आप जैसे तमाम लोगों के पास उनके न जाने कितने संस्मरण हैं। मैं नहीं समझता कि अपने जीते जी कोई आदमी इस तरह की किंवदंती बन जाता है। आखिरी बात मैं कहूँगा कि अपने अवसान के लगभग 6 या 7 दिन पहले मुझे पता चला कि दुबे जी हिंदी हुआ और मैं गया, उनसे मिला, थोड़ी सी बातचीत की
और मुझे लेके फिर बाहर आए और बात करते हुए कहे, और महेश तिवारी जी जो स्कूटी पे उनको लेके चलते थे, तो मैंने पूछा तिवारी जी कहाँ है? उन्होंने कहा कोई एमआरसी में किसी से मिलने गए हैं, तब तक चलो टपरे पर मैं तुमको पान खिला रहा। आमतौर पे पान खाने की आदत मेरी वजह से नहीं रहती। अब याद करिए कि जब पहली बार मिले थे उन्होंने कहा था कि मैं तुमको पान खिलाता हूँ, और शाम के 5 या 6 दिन बाद भी पहले वो कहे चलो तुमको पान खिलाता हूँ। मैं मुझसे चूक हो गई, पान हम लोग खाए कोई और थे। मैंने कहा मैं पैसा दे दूँ, उनके हाथ में क्या किताब उतार था वो सब नीचे फेंक दिया। तुमको क्या लगता है तुम पैसा दे दोगे? क्यों दे दोगे? तुम पान फूक दो मेरा। हमने कहा कि आप ही दे दीजिए, आप ही दे दीजिए। और जाते जाते तिवारी जी तब तक आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जो तुम्हें बहुत शोहरत मिल रही है, तो मेरा इस्लाह है कि तुम सम्मान और शोहरत कबूलने से बचो, अभी तुम्हें काम करना है। मैंने हल्के फुल्के में लिया क्योंकि वो ऐसे जिंदा दिल आदमी थे, लगता नहीं था कि वो मेरा उनसे आखिरी संवाद है। और फिर वो खबर आई कि वो नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैंने एक खत लिखा था, एक आयोजन में मैं आप लोगों को सुनाया था। दुबे जी के नाम मैंने एक लंबा खत लिखा था उनके जाने के बाद। उसमें एक हिस्सा आता है कि आपके जाने के बाद महेश तिवारी जी की स्कूटी की पिछली सीट अक्सर खाली रहती है। आज मैं सोच रहा हूँ कि दोनों वही स्कूटर पे घूमते होंगे एक साथ, क्योंकि महेश तिवारी जी भी हमारे बीच नहीं है। वो लोग अब स्कूटर पे वही घूमते होंगे, उन्होंने एक दुनिया बनाई होगी। मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत अपने कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ इस परिवार, दुबे जी के परिवार के प्रति और आप सभी सागर के स्टूडेंटों के प्रति। अपने रचनाकारों को जिस तरह से आप संभालते और याद करते हैं, शायद ही भारत का कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा कस्बा होगा तो इस तरह से दुबे जी ने मध्य मना किया था कि सम्मान देने से बचना। 2019 में माता जी के आदेश पर उनके नाम का सम्मान मैंने सागर में फैला दिया, क्षमा मांगते हुए कि आपने कहा था कि इससे बचना, लेकिन जिसने कसम दिलाई हो वादा उसी के नाम पे हो रहा हो तो मैं कैसे बचता। आप सब उन्हें याद करते हैं, मैं भी याद करता हूँ। मेरे लिखने पढ़ने की कसौटी है। आज मैं सम्मानित जी को इस पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए बधाई देता हूँ और आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। आपने बहुत भावनात्मक रूप से अपने अंदर की गहराइयों से जो भी शब्द कहे, एक एक शब्द दुबे जी के व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि दुबे जी जितने हाजिर जवाब थे उतने ही तुरंत मिजाजी थे। उनसे किसी कोई, जैसे एक वाक्य मैंने हमेशा सुनाया कि सब्जी मंडी का वाक्य मेरे सामने हुआ और मैं उसको बस याद कर लेता हूँ कि घर के पास में ही हमारी सब्जी मंडी है, दुबे जी के कंधे पर सब्जी का थैला हमेशा रहता था। और मेरे सामने वाली, हमारे घर के सामने वाली घाटी उतरकर सब्जी मंडी गए। मंडी में एक व्यक्ति ने उनके पैर पे पैर रख दिया, पैर पे पैर रखा और कहने लगा चलो चलो कोई बात नहीं। दुबे जी तो दुबे जी हैं। दुबे जी थोड़े से आगे गए और वापस आए, कहले माफ करना, एक तो आपने मेरे पैर को कुचला और ऊपर से मेरे शब्द भी छीन लिए। यदि ये बात दुबे जी कहते हैं कोई बात नहीं, जो पैर कुचलने वाला है वही इस बात को कहे कोई बात नहीं, तो दुबे जी हाजिर जवाब थे और बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। आप उनसे कभी पूछें, पान की बात आई थी, पान उनके चेहरे पे हमेशा, उनके मुंह में हमेशा रहता था और वो उनके चेहरे की शोभा भी था। कभी आप पूछें पापा जी पान खा लें और 2 कदम दुबे जी आगे निकल जाते थे, लेकिन फिर पीछे लौट के आते थे। माफ करना, आप खाएंगे। ये बड़े और छोटे के बीच का कोई अंतर उनके बीच में नहीं था।
एक छोटा सा बच्चा भी उनका दोस्त था और बड़े से बड़े विठल भाई पटेल भी उनके दोस्त थे, अशोक वाजपेयी जी भी उनके दोस्त थे। इस शहर में जो उनके मित्रों की फहरिस्त है उसमें महेश तिवारी जी का उल्लेख आशुतोष जी ने किया, राजेश शास्त्री जी उस सूची में आते हैं, राजीव रमन चौबे उस सूची में आते हैं। ऐसे अफसर भाई की दुकान पे भी वो बैठा करते थे। ऐसे बहुत सारे लोग उनके मित्र मंडली में शामिल थे। आज ये हम लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि इस शहर में एक बड़ी पहचान थी विश्वविद्यालय में परमानंद वाजपेयी जी। परमानंद वाजपेयी जी के बारे में एक दृष्टांत मैंने कहीं सुना था कि किसी कलेक्टर का लड़का कोई परमानंद जी के सामने जाके खड़े गया और बड़ा तेज में आके बोला कि आप जानते नहीं कि मैं कलेक्टर का लड़का हूं। परमानंद जी ने उसको तड़ाक दिया, एक उसके चेहरे पर एक चाटा रसीद किया और कहा कि तू कलेक्टर का लड़का है, मैं कलेक्टर का बाप। तब तक अशोक जी आईएएस हो चुके थे और आज हमारे बीच में उसी परिपाटी परमानंद वाजपेयी जी की परिपाटी जो हमारे सागर के लिए बड़े गौरव का विषय रही है, आदरणीय उज्जवल वाजपेयी जी भोपाल से चलकर हमारे बीच में आए। हम इस कार्यक्रम में जो कि दुबे जी की स्मृति में आयोजन है और दुबे जी से उनके व्यक्तिगत ताल्लुका बहुत आत्मीय रहे, मैं डॉक्टर उज्जवल वाजपेयी जी को आमंत्रित करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि हैं, सबसे निवेदन है कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिनंदन करें। उज्जवल वाजपेयी जी सारा आमंत्रित। मित्रों, आप सभी का बहुत आभार कि आपने रविवार की दोपहर, मुझे पता नहीं आज क्रिकेट मैच हो रहा है कि नहीं, कुछ तो हो ही रहा होता है टेलीविजन पे, उसको छोड़ के आप यहाँ आए और आशुतोष जैसे युवा लेखक और हमारे और आनंद जैसे और लक्ष्मीकांत जी जैसे, लक्ष्मीकांत जी तो बड़े हो गए, नारायण जी तो बड़े हो गए, हम उनसे छोटे ही ठहराए, हम लोगों को सुनने आप आए, आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ। इस शहर ने, जब मैं बहुत कम उम्र का था तब मैंने सागर मुझसे छूट गया, लेकिन जब भी मैं सागर लौटा, भोपाल जाके मुझे ये महसूस हुआ कि मैं तो असल में मेडिकल कॉलेज में पढ़ने उतना नहीं आया हूँ जितना लिखने आया हूँ। तो मैंने फिर अपनी जो चिकित्सा शिक्षा है उसको एक किनारे किया और फिर जो मेरी भीतर की पुकार थी उसको सुनता रहा। इसलिए जब मैं भोपाल से लौटता था तो मेरे लिए सागर थोड़ा बदल गया था। अब तो इतना बदल गया है कि वो सागर जो मैं छोड़ के गया था, जिससे छूटा था, वो लगभग कहीं नहीं है। एक वो बाशो करके एक कवि हुए हैं जापान के, उनकी एक कविता है कि इन क्योतो आई लॉन्ग फॉर क्योतो, क्योतो में मैं क्योतो की चाहना रखे, सागर आके मैं सागर ढूंढता रहता हूँ। लेकिन आप सब में जो मेरे मित्र हैं जिनसे मैं मिलता रहा हूँ, वो पुराना वाला सागर अभी भी कहीं ना कहीं झिलमिलाता सा दिख जाता है। दुबे जी से मेरे बहुकोणीय संबंध है। एक तो वो मेरे बड़े भाई के मित्र थे, दूसरा जब मैं यहाँ पढ़ता था केंद्रीय विद्यालय में, तब जिन लेखकों के नाम सुना करता था उसमें दुबे जी होते थे। फिर ये हमारे बड़े अनन्य मित्रों के मित्र हैं।
हमारे मित्र हैं मदन सोनी, उनके मित्र रहे। हमारे दूसरे मित्र हैं ध्रुव शुक्ल, उनके मित्र रहे। एक नवीन सागर थे, उनके मित्र रहे। और आखिरी कि जब मैं सागर लौटता था तो कई बार दुबे जी से भेंट होती थी। एक बड़ी दिलचस्प भेंट, अभी आपने उनका किस्सा सुनाया पांव पे बूट रखने का, वो थोड़ा सा किस्सा अलग है, मैं वो अलग बता दूंगा क्योंकि वो इंस्ट्रक्टिव किस्सा है। उससे बहुत कुछ पता लगता है भारत के समाज के बारे में। वो साधारण किस्सा नहीं है, वो मैं बाद में आऊंगा। मुझे भाभी ने, सीमा जी ने और दुबे जी ने खाना खाने बुलाया शाम को, मुझे और मेरी पत्नी को। तो हम खाना खाने बैठ गए। दुबे जी देखा कि वो तख्त पे बैठे हुए और भाभी तो जाहिर है खाना परस रही थी। तो मैंने दुबे जी से पूछा हंसते हुए कि दुबे जी, क्या आप मुझे खाना खिलाने के बाद अगर मैं तब भी जिंदा बचा रहा तब खाएंगे? तो दुबे जी हंसे और उन्होंने कहा कि हम खा चुके हैं, हमको असल में भूख लग रही थी तो हम खा चुके हैं। क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो मेरे बड़े हैं तो क्या इंतजार करना, कि हमने यूरोप से सीख रखा है। दुबे जी का जो मूल स्वर था जिसकी लक्ष्मी नारायण जी जिक्र कर रहे थे, कि क्या था उनके भीतर आयरनी था, जिसको अंग्रेजी में हम आयरनी कहते हैं, व्यंग बोध, एक विडंबना बोध उनके भीतर था। वो बड़ा केंद्रीय था उनके स्वभाव में। और ये जो विडंबना बोध संपन्न लोग होते हैं ये बहुत अकेले होते हैं, क्योंकि इनकी किसी से नहीं बनती, क्योंकि ये हर एक अच्छे खासे चलते हुए व्यक्ति में लंगड़ापन देख लेते हैं जो कि उसमें छुपा होता है। ये एक विडंबना बोध जिस लेखक में होता है, अब ये पूरी दुनिया में मान्य है, वही बड़ा आधुनिक लेखक होता है। साधारण आधुनिक लेखकों में विडंबना बोध नहीं मिलेगा। आप उनकी कविताएं पढ़िए, आप उनकी कहानियां सुनिए, आप उनकी किस्से सुनिए। हर किस्से में, उनकी अनेक कहानियों में, जिसमें एक कहानी की बात मैं थोड़ी विस्तार से करूंगा, ये विडंबना बोध कूट कूट के भरा है। और ये विडंबना बोध उस व्यक्ति को समझौता नहीं करने देता। अगर वो समझौता कर ले तो उसको काटता है। विडंबना बोध आपकी आत्मा पे चढ़ा हुआ काटने वाला जूता है, जो आप न उतार सकते और न उसको ठीक से पहन सकते। और ऐसे व्यक्ति को में के भीतर बहुत सफरिंग होती है, जो वो प्रकट नहीं करता। किसके सामने प्रकट करे? ये किस्सा ये था जो आपने सुनाया। सागर में आपको पता हो छावनी है, और उसमें हर रविवार को, आज भी वो दिन है सौभाग्य से, जब बहुत सारे फौजी बाजार करने आते, सौदा सुलभ लेने आते। और उन दिनों पता नहीं किस तर्क से वो एक बड़ी सी टीन की पेटी लेके भी आते थे। और आपको पता है कि फौजी लोग बड़ा भारी जूता पहनते। अभी तो हमारे पूरे देश में राजनेताओं ने जूते बहुत भारी पहन रखे हैं, लेकिन तब फौजी पहनते थे। तो वो जो फौजी जूता पहनते थे भारी, और दुबे जी का आपको पता है, आपने जैसे डिस्क्राइब किया कि कम कद के दुबले व्यक्ति थे, वो चप्पल पहनते थे। उनके पांव पर वो भारी जूता फौजी का, आप ऐसा कह लीजिए कि डिक्टेटरशिप का पांव एक सोशलिस्ट आदमी के ऊपर पड़े। और उसके बाद वो फौजी कह रहा है, उनके कंधे पे हाथ रख के, आप देखिए तो हिमाकत, कि उनके कंधे पे हाथ रख के कह रहा कोई बात नहीं। तब दुबे जी ने, उनकी बहुत ही खास किस्म की आवाज थी, उनका अरे वाह, ये जो वाह कहते थे ना, उसमें वो तार सप्तक में चले जाते थे। उन्होंने कहा अरे वाह,
एक तो आपने हमारा पांव कुचल दिया शब्द था, पांव पे जूता नहीं रख दिया, साथ में हमारा डायलॉग भी छीन लिया। ये ख्याल रखिए, तब लक्ष्मी नारायण जी भी समाजवादी होते थे, दुबे जी इस शहर के बड़े समाजवादियों में सोचने वाले थे, और यह समाजवादी अंतश्चेतना उनके विडंबना बोध से बड़े साथ साथ जाती थी। दुबे जी कम्युनिस्ट नहीं थे, जैसा कि आपने अभी उदाहरण में बताया, लेकिन दुबे जी दक्षिणपंथी भी नहीं थे। हिंदुस्तान में समाजवाद की जो लोकतांत्रिक परंपरा थी, लोकतांत्रिक अंतश्चेतना की जो परंपरा, उसके जो वाहक थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है आधुनिक भारत में। मैं स्वयं कम्युनिस्ट जो विचार परंपराएं हैं उनको नहीं मानता, मैंने उसमें काफी उसके खिलाफ लिखा है, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता हूं कि भारत का एकमात्र एक अतीत था जिसकी पहचान इस देश के केवल कुछ लोगों को है। भारत की खूबसूरती इस बात में है कि इसके अनेक अतीत थे। हर एक व्यक्ति के लिए भारत एक अलग अतीत प्रस्तुत करता है, इसीलिए ये देश कलाओं का देश रहा है। हम कृषि प्रधान देश, मैंने शायद पहले भी कहा हो, ये 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने हमको कृषि प्रधान देश के रूप में परिकल्पित और हम पर ये परिकल्पना आरोपित की। भारत में कभी भी कारीगरों की संख्या किसानों की संख्या से ज्यादा रही है 19वीं शताब्दी के अंत तक। हम कला प्रधान देश थे, कृषि प्रधान देश हम इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हुए, जब हमारे कारीगरों को काम नहीं करने दिया गया। बहरहाल वो अलग कहानी है। दुबे जी इस शहर के सबसे जीवंत मिथकों में थे। सागर में अक्सर आप पाएंगे, कम से कम अभी जो लोग पीढ़ियां जीवित हैं, कि उनकी बातचीत में कभी ना कभी दुबे जी कब चुपचाप आ जाएं पता भी नहीं चलेगा, और मिथक का यही गुण होता है, आप उसके सहारे अपनी बात करते हैं। और दुबे जी उस अर्थ में भारत भोपाल सागर के शहर को दो चीजें, एक तो वो स्वयं मिथक हुए और इस शहर को उन्होंने थोड़ा सा फैलाया। वो लोक कलाओं के विषय में बहुत गहरी अंतश्चेतना उनमें थी, उनमें समझ थी बड़ी गहरी। आपने स्मृति शब्द का उपयोग किया है। स्मृति का हमारे यहाँ दो अर्थ होते हैं, एक तो याददाश्त और दूसरा समझ। तो याददाश्त तो हो चुकी, अब समझ पे आते हैं। दुबे जी ने लोक कलाओं की जो अंतश्चेतना है उसको समझा है, और ये महत्वपूर्ण है। भारत में दो तरह की कलाएं मानी गई। एक 10वीं शताब्दी में एक मतंग मुनि हुए, उन्होंने एक बृहदेशी नाम का एक बड़ा भारी ग्रंथ लिखा। उसमें दो किस्म की कलाएं उन्होंने उसकी बात की। एक तो देशी, जिसको हम लोक कलाएं कहते हैं अंग्रेजी के अनुवाद की तरह, और दूसरा मार्गी। देशी कलाएं वो हैं जो अलग अलग स्पेस, देश यानी जगह, अलग अलग जगहों में अलग अलग होती है, और मार्गी वो जिनमें नई चीज कुछ कही जाती है, कलाएं नए तरह से बनाई जाती है, तैयार की जाती है। कविता हो सकती है, कहानी, शिल्प। और ये ख्याल रखिए कि भारत में इन लोग, भारतीय सभ्यता को इन लोक कलाओं ने आपस में जोड़ा है। भारत को एक देश या एक सभ्यता न राजनीति ने बनाया न फौज ने बनाया। ये अकेली सभ्यता है दुनिया की, अकेली। चीन भी नहीं है उसमें, चीन भी एम्पायर था, साम्राज्य था। यूरोप तो है ही नहीं। ये केवल भारत है जिसको एक करने का काम उन लोक कलाओं ने किया है जिन्हें अब हम नष्ट करने में लगे। हमने लोक कलाओं के ऊपर लोकप्रिय कलाएं आरोपित करना शुरू कर दिया। हम जब भी फिल्म देखने जाते हैं,
हम भारत की एकता का एक रेशा तोड़ देते। ये जितनी फिल्में भारत में, वैसे हमारे भारत में उच्च कोटि की फिल्मों के लिए जो मदद 60 के दशक में मिलती थी वो सब बंद हो गई। हमारी फिल्में बाजारू हैं और आप अपने दर्शकों को बच्चों में परिणित करने का काम करते हैं। हमने पूरे देश के अपने दर्शकों को बच्चों में बदला हुआ है फिल्मों के सहारे। फिल्मों को ध्यान से देखिए आप, उनमें जिन चीजों पे बड़े बड़े झगड़े होते रहते हैं वो दरअसल बातचीत करके सुलझाए जा सकते थे। फिल्म को अगर आप ध्यान से देखिए, ये पूरी फिल्म भारत में नहीं है, ये कमर्शियल फिल्म की सच्चाई, ये पूरी दुनिया में सच्चाई। हॉलीवुड भी यही करता है। राजनीति कभी नहीं चाहती कि आप समूचे नागरिक बने। आप बच्चे रहें तो आप नियंत्रण करना आप पर आसान होता है। इसलिए जब कोई आके कहता है साहब हम तो बड़े एक परिवार हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। हम नागरिक हैं इस लोकतंत्र के। परिवार किस चीज का? मतलब एक मंत्री थे वो सबको मामा बनते थे, क्यों भाई? हमारे, और इसमें गलत इसलिए था कि हमारे देश में मामाओं की अच्छी प्रतिष्ठा नहीं रही है। कंस और शकुनी मामा थे। इसका मतलब है आपको सभ्यता की महाकाव्यात्मक अंतःचेतना का कोई गहरी समझ भी नहीं। बहरहाल दुबे जी में इस देश की एकता की जो कल्पना थी वो लोक कलाओं में उनकी रुचि से परिलक्षित होती है। और वे दुबे जी स्वयं एक मार्गी लेखक थे। मार्गी यानी जो कोई नई चीज कहता है, नए ढंग से कहानी या कविता लिखता है। जो लोक कलाएं होती हैं या देशी कलाएं, उनमें दोहराव होता है और लोग शामिल हो जाते हैं सबके सब। जो भी लोग कलाओं में शामिल होता है वो सब शामिल, जो गाता है उनमें शामिल हो जाते हैं बाकी सब, क्योंकि आपको धुनें मालूम है, आपको वो कथाएं मालूम है, आपको नृत्य के वो स्टेप्स मालूम है, उनका चारी मालूम है। तो एक तरह का सामूहिक बोध पैदा करती है लोक कलाएं। और मार्गी कलाएं प्रश्नांकन की सामर्थ्य को आपके भीतर पैदा करती है। आप ये सोचने में मजबूर होते हैं कि अच्छा कहानी ऐसे भी लिखी जाती है। अभी लक्ष्मीनारायण जी ने कहा कि आधुनिक कविता उनकी उनको समझ में नहीं आती। मैं बहुत दुख से कहूंगा ये कि कोशिश करिए। बहुत संघर्ष किया है आधुनिक लेखकों ने। आपके देश में आपके स्कूलों विश्वविद्यालयों ने उनको कविता कहानियां लिखने की शिक्षा नहीं दी, उसके बावजूद लिखते हैं। आपके समाज ने उनका उचित सम्मान नहीं किया, फिर भी लिखते हैं। तो कुछ धर्म तो नागरिकों का भी होगा, कुछ धर्म तो पाठकों का भी होगा। सारा धर्म लेखक ही निभाए। मेहनत करना चाहिए। नहीं समझ में आता लगे रहिए, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ जरूर है जो समझने योग्य है। दुबे जी ने एक कमाल की कहानी लिखी है और मेरा अपना सुझाव ये है कि सागर के आप जितने लोग हैं, अगर आप उसमें 100 रुपए भी इकट्ठे करेंगे तो एक पतली सी किताब बन जाएगी। और आशुतोष को जिम्मेदारी दीजिए कि उसका संपादन करे एक कहानी, उसका नाम गांव का। गांव कहानी में ये प्रेमचंद की कफन कहानी का पुनर्जन्म है। और जैसे कि पुनर्जन्म होता है, ये कफन से कफन होते हुए भी बिल्कुल अलग कहानी है। ये पुनर्जन्म है लेकिन उस कहानी का। और ऐसी कहानी हिंदी साहित्य में बहुत कम लेखकों ने लिखी है। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है समूचे उत्तर भारत का कि हम अपने लेखकों को सेलिब्रेट नहीं करते। हम उसकी एक बड़ी रचना की चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ साहित्य की एक जमाने में 1936 और 40 के आसपास सरस्वती में अगर कुछ लेख छपते थे तो पूरे हिंदी प्रदेश में उसकी चर्चा होती थी। आज आपकी कहानी कहीं छप जाए, कितनी अच्छी कहानी क्यों ना हो, जब आप चौराहे पे किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो वो ये मानने तैयार नहीं होगा कि आप लेखक हैं। इससे ज्यादा, जबकि हमें, आप सोचिए हमारे अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर सिविल सर्विसेज में जो लोग सिलेक्ट हो गए होते हैं, जो आगे जाके डाकू होने वाले, उनका हम अभिनंदन करते हैं। हम कैसे समाज हैं?
समाज में किसी को कभी देवता मान लिया जाए तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है देवता क्या होता है। हमने अपने इन अखबारों कवर, भोपाल में मैं देखता हूं कवर पेज पे होता है कि हमारे यहां से 3 लोग यूपीएससी में, यूपीएससी बड़ी परीक्षा में पास होना एक तरह की युक्ति सीखना है जिसके सहारे आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। जैसे साइकिल चलाना सीखना है, ये कार चलाना उदाहरण के लिए, इसमें क्या बड़ी लेखन जिसने नई चीज आविष्कृत की है, उसको वो समाज को कितना देता है, ये हमें सीखना पड़ेगा। और अगर हम न सीख पाए समय रहते तो कॉर्पोरेट्स खड़े हुए हैं आपके दरवाजे पे और एक अजीब सी राजनीति खड़ी हुई है आपके दूसरे दरवाजे पे, आपको लीन लेंगे, आपको आप विशिष्ट व्यक्ति हैं ये सोचने का अवसर तक नहीं मिलने वाला है, आप भीड़ हो जाएंगे, हो गए हैं लगभग। केवल साहित्य और कलाएं आपको बचा सकती हैं। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं लेखक हूं, मेरी किताबें भाड़ में जाने दीजिए, अपने शहर के लेखकों को पढ़ लीजिए। दुबे जी की ये जो कहानी है गांव, ये बड़ी ऊपर से बड़ी सीधी कहानी है। एक स्त्री है, आपने कफन कहानी सबने पढ़ी होगी, शायद कोर्स में होती होगी बहुत। एक लड़की है, कम उम्र की लड़की है, बहू ब्याहता है, उसको प्रसव हो रहा है, बच्चा हो रहा है और उसकी हालत खराब। कफन कहानी से दुबे जी की कहानी तक आते आते जो उसकी माधव की पत्नी थी, जो प्रेमचंद जी की कहानी में घर में पड़ी हुई थी, अब अस्पताल में आ गई। लेकिन नियति दोनों की एक सी, ना डॉक्टर साहब इनको देख रहे हैं जो अस्पताल के बरामदे में करा रहे हैं, ना वो घीसू माधव के घर में उस प्रसव का पीड़ा भोगती स्त्री को देख रहे हैं। ये लेखक जो है, लेखक यानी आख्याता, वो वहां से पहुंचता है और उसकी उस व्यक्ति से जिसकी वो बीवी है बातचीत शुरू हो जाती। अब कमाल की बातचीत, आपको पढ़ना चाहिए। और उसके बाद कहानी का अंत ये होता है कि एक गुंडे को, हमारे यहाँ जो रंगदार होते हैं उनको रंगदार बड़ा शब्द भोपाल, ये सागर का शब्द। आपको अजीब बात बताता हूँ कि मेरी एक कविता में रंगदार शब्द आया, उसका अनुवाद अमेरिका में बैठे हमारे कृष्णमत से वैध कर रहे, तो उन्होंने मुझे लिखा अलग से, ईमेल लिखा, ये रंगदार क्या होता है? इज ही मैन ऑफ कलर? ऐसे क्या मैन ऑफ कलर ऑफ द ब्लड। तो रंगदार को वो दाव दाव करके, तो वो दाव को बुला के लाते और वो आदमी जिसकी पत्नी की मृत्यु हो रही है वो बैठता है, साथ में बैठ के शराब पीते हैं। घीसू माधव को याद कर लीजिए, वो भी पीते थे। और फिर दाव के लिए चकित होने का समय आता है जब वे पूछते हैं कि अब ये महिला जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो तुम क्या करोगे? तो वो कहता है उसका पति कि इसको 15-20 दिन खेत में डाल देंगे, जब सूख जाएगी तो घर के दरवाजे के पीछे खड़ा कर देंगे, जैसा हमने दादी को किया। जब मैंने पहली बार ये कहानी पढ़ी थी तो मुझे अंदाज नहीं था कि हम लोग आगे चल के अपने बुजुर्गों को सुखा के अपने घर में पीछे डाल के रखें। हम अपनी परंपरा के साथ ये सलूक करते हैं, उसकी जीवंतता हम भूल जाते हैं। कोई भी हमें आके कुछ भी कहता है कि हमारी परंपरा, हम मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने परंपरा की शव साधना की, उसकी जीवंत परंपराएं, उसकी दार्शनिक परंपराओं से हमारा कोई संबंध नहीं है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर ज्यादातर युवा लेखक हमारी हिंदी भाषा के या मराठी के या बंगाली के, उन्होंने महाभारत, छपा हुआ महाभारत देखा ही ना हो। पढ़ना तो मैं बहुत दूर मान ही नहीं रहा हूं, उन्होंने पुरानी कृतियों को देखा ही नहीं। हम में से कितने लोग हैं जो आज बहुत भारी धर्म चर्चा होती है, जिनको पता हो कि इसी शताब्दी में महर्षि ब्रह्मण होते थे और वो क्या कहते थे? उन्हें पता हो कि रामकृष्ण परमहंस भी होते थे और वो क्या कहते थे? उनकी तरफ से विवेकानंद क्या कहते थे भूल जाइए।
विवेकानंद को बहुत रुचि थी अपनी तस्वीर खिंचाने में, रामकृष्ण परमहंस को नहीं थी। आपको तस्वीरें ना मिलेंगी। आपको हमें पता हो कि महात्मा गांधी एक्चुअली कह क्या रहे थे, हमने केवल बदनाम किया है। साहब वो तो उसके सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स करते थे, तो आपके बाप की पैसे से करते थे। उन क्यों कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, उनका विचार क्या था? 100 वॉल्यूम है गांधी जी के। हमने गांधी जी को भी शव बना के, सुखा के, सड़क के अपने घर के दरवाजे के पीछे डाल रखा। महर्षि रमन को भी हमने ऐसे ही डाल रखा, हमने निराला को भी ऐसे ही डाल रखा। और मुझे खुशी है कि रमेश दत्त जी को हम लोग ऐसा नहीं डाल रहे हैं, आप सब मिलके उनको याद कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहने भोपाल से आया था कि मुझे बहुत खुशी है कि सागर में, जो कि अपेक्षाकृत बड़ा शहर नहीं है, और ये बड़ी खुशकिस्मती है सागर वालों की भी और बड़े शहरों की भी। बड़े शहर तो नष्ट हो गए, खत्म। इसमें अपने लेखकों को आप याद करते। मेरा सिर्फ आग्रह इतना सा और है कि आप लेखक के साथ साथ उसके लेखन को याद करें। लेखक अपने लेखन के अलावा कुछ नहीं। वो जो उन्होंने आशुतोष से कहा कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारे लेखन से मेरा ताल्लुक है। वो छोटी सी किताब आज के अवसर पर आप सबको कोशिश करना चाहिए, और आप सब, मुझे देख के समझ में आ रहा है समर्थ लोग हैं, एक गांव कहानी को छापिए और सबको बांट। आखिर पैम्फलेट केवल राजनीति की क्यों बढ़ती है? कोई अच्छी कविता के क्यों नहीं बढ़ सकती? कोई अच्छी कहानी के क्यों नहीं बढ़ सकती? और वो कहानी कफन कहानी से बड़ी कहानी, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो कहानी आधुनिक मनुष्य को अतीत से उसके संबंध के स्वरूप को जितनी विडंबना से, जितने दुख से, जितनी पीड़ा से दिखा पाती है, ऐसी कहानी हिंदी में नहीं लिखी गई। हम सबका सौभाग्य है कि ऐसी अद्वितीय कहानी लिखने वाली सागर में पैदा हुए। वो लाइब्रेरी में काम करते थे, और जहां तक मुझे पता है कि उनकी कोशिश ही रहती थी कि लाइब्रेरी में कोई किताब निकाल के न पढ़ ले, लेकिन जब देते होंगे किताब संभवतः तो दिल खोल के देते। एक हमारी जो वास्तविकता है, हमारी जो वास्तविकता है भयानक है, डरावनी। अगर मैं आपको कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के बारे में बताऊंगा, कॉर्पोरेट डीलिंग्स के बारे में बताऊंगा, मिलिट्री डीलिंग्स के बारे में बताऊंगा, पॉलिटिकल डीलिंग्स के बारे में बताऊंगा, तो एक हॉरर व्याख्यान में ये बदल जाएगा। गालिब ने एक जगह बहुत सुंदर बात कही, और वो ये थी, मैंने लिख लिया, यक रहे ख्वाबीदा शौक काबा वो बुतकदा यक मिले ख्वाब संगीन। उसने कहा था कि ये जो वास्तविकता है ये एक भयानक दुस्वप्न है, और ये काबा और बुतकदा यानी एक मंदिर और मस्जिद, हमने उस पर आवरण डाल रखे ताकि हमको उस वास्तविकता की भयावहता ना पता लग पाए। दुबे जी उन लेखकों में थे जो थोड़ी देर के लिए इस आवरण को, भयानक जो भयानक यथार्थ है उस पर पड़े आवरण को थोड़ी सी देर के लिए हटा देते। इस कहानी में जब वो हटता है आवरण, तब आपको समझ में आता है कि किस भयावह यथार्थ के भीतर हम जीवित हैं। और ये लेखक का काम है कि आपको उस भयावह यथार्थ से दुचार कराए। ये उसका धर्म है। धर्म का अर्थ वो नहीं जो आमतौर पे कहा जाता है, वो तो धर्म है भी नहीं। धर्म यानी वो उसकी नैतिकता इस बात में है कि वो आप इस आवरण, इस यथार्थ के ऊपर चढ़े, इस भयानक यथार्थ के ऊपर चढ़े, इन आवरणों को थोड़ी देर के लिए
हटा दे ताकि नागरिकों को पता हो, इस सभ्यता के नागरिकों को पता हो कि वो किस भयावह यथार्थ में आ गए हैं और तब वो इनसे निकलने की रास्ते खोजे। दूसरी बात ये कि दुबे जी और उन जैसे अनेक लोग अलग अलग छोटे शहरों में, ये छोटे शहरों के बौद्धिक हैं, बुद्धिजीवी हैं शहरों, और बुद्धिजीवी लेखन से थोड़ा अलग होता है। लेखन का उनका अपना धर्म था जिसमें कहानियां, कविताएं वो लिखते थे, निबंध लिखते थे, कहावतें इकट्ठी करते थे, लेकिन एक बौद्धिक भी थे, बुद्धिजीवी भी थे। और ये बुद्धिजीवी नाम का जो उपाधि है ये बहुत संकट में है इस वक्त पूरी दुनिया में, भारत में उतना ही जितना कहीं और। इसका मजाक उड़ाना, इसको डिस्क्रेडिट करना, ये मास मीडिया का कर्तव्य बन गया, अखबारों का। वो शुरू हो गया था शरद जोशी जैसे व्यंग्यकारों से जो बुद्धिजीवियों का मजाक उड़ाए बिना ये जाने कि इसकी महान परंपरा। रूस में 19वीं शताब्दी में हर्जिन या बेलिंस्की, ये लोग इंटेलेक्चुअल कहा जाता था। और क्या था ये इंटेलेक्चुअल, या क्या है आज? किसी भी लोकतांत्रिक समाज में या इतने कम लोकतांत्रिक समाज में, उदाहरण के लिए, राजसत्ता और समाज के बीच में एक दूरी होती है। कभी राजसत्ता और समाज के बीच में लोकतांत्रिक समाजों में, खास तौर पे दक्षिण पूर्व एशियाई समाजों में कभी एका नहीं हो पाया। हमेशा एक दूरी रहती है, ये राजसत्ता अपना करती है, समाज अलग रहता है, इनके बीच में खाई है। बौद्धिक का काम इस खाई को आलोकित करना, प्रकाशित करना और लोगों की ओर से राजसत्ता को प्रश्नांकित करना होता है। ये काम कवि या लेखक का नहीं है, वो अलग है, कुछ काम वो अलग अपना करते थे, लेकिन वो ये धर्म भी निभाते थे। क्योंकि अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने सिखाया है भारतीय लेखकों को कि आपको अनेक भूमिकाएं एक साथ निभाना पड़ेगी। आपको संस्कृति का आयोजक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजक भी होना होगा, बुद्धिजीवी भी होना होगा और लेखक भी होना होगा। हालांकि ये तीनों अलग भूमिकाएं हैं और मनुष्य जानता है अलग अलग भूमिकाओं में, एक भूमिका से दूसरी भूमिका में जाना। आखिर हम पिता, पति, भाई, ये सब एक साथ होते ही हैं, भूमिकाएं ही हैं। और बुद्धिजीवी की छोटे सागर जैसे अपेक्षाकृत छोटे शहरों में बड़ी भूमिका। ये बुद्धिजीवी सत्ता पर प्रश्नांकन को संचरित करते हैं, को प्रवाहित करते हैं। तो समाज में ये प्रश्नांकन घूमता है उनके सुनने वालों में, उनके मिलने वालों में। और ख्याल रखिए कि दुनिया में ऐसी कोई सत्ता न बनी जो प्रश्नांकित न हो सके। केवल ईसाइयत ने कल्पना की थी, जो कि स्वयं ईसाई परंपरा के हिसाब से पूरी नहीं हुई, द किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ जिसको कहते हैं। सारी राजसत्ताएं मनुष्यों की बनाई हुई है, जिसमें शक्ति की लिप्सा केंद्रीय होती है और इसीलिए समाज से उसका हमेशा अलगाव होता है। इस अलगाव को पहली बात ये बताने वाले और दूसरा समाज की ओर से सत्ता को प्रश्नांकित करने वाले जो होते हैं उनको बुद्धिजीवी कहा जाता है। ये 150 साल से, जब से लोकतांत्रिक समाज बने, ये चला आ रहा है और इसमें भी दुबे जी जैसे लेखकों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस शहर को प्रश्नांकन करने वाला शहर बनाने में एक तो बुंदेलखंडी वैसे ही थोड़े बहुत लड़ाकू होते हैं, सीधे वो बात करते नहीं है, ज्यादातर तिरछी बात, बड़ी भारी गुण है ये साधारण बात नहीं। बुंदेली में अमूमन आप थोड़ा सा व्यंग से बात करेंगे, थोड़ा तिरछा करेंगे। दुबे जी ने इसको कला के स्तर पर पहुंचा दिया, विडंबना बोध तक ले गए
और यही उनके बुद्धिजीवी की भूमिका में केंद्रीय रहा और यही उनकी लेखन कर्म। आज हम अगर सब दुबे जी को याद कर रहे हैं तो ये दुबे जी पर हमारी तरफ से किया हुआ उपकार नहीं है। ये तो धन्य हो दुबे जी जैसे लेखक जो इस शहर में पैदा हुए और उन्होंने वो खूबसूरत बात लिखी, इस शहर के लोगों को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, प्रबुद्ध किया और वह प्रबोधन आज भी हम सब के बीच जीवित है। अंतिम बात, हम रजा फाउंडेशन से हमने तय किया है कि हर वर्ष रमेश दत्त दुबे स्मृति व्याख्यान यहाँ हम लोग आयोजित करेंगे, जिसमें हम देश के किसी चोटी के बुद्धिजीवी को यहाँ बुला के उनसे उनके बुद्धिजीवी की भूमिका उसमें उसका सम्मान होगा और उनकी संकलित रचनाएं हम प्रकाशित करने में प्रकाशित करेंगे। ये दो काम हमको करना है दुबे जी के संदर्भ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर उद्यन जी। एक इतनी सारी आपका एक एक शब्द हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा सभागृह पे ड्रॉप साइलेंट करके आपकी बात को सुन रहा है। आपने अंत में जो बात कही कि रजा फाउंडेशन के द्वारा आदरणीय दुबे जी पर केंद्रित व्याख्यान माला का आयोजन आप सागर में करेंगे और देश के शीर्षस्थ व्यक्ति हर वर्ष यहाँ पर आएंगे, हमें उनको सुनने का मौका मिलेगा। आपका हम सब की तरफ से, पूरे सभागार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार। आपने देशी और मार्गी शब्दों को समझाया, प्रश्नांकन की बात कही। दुबे जी इस शहर के बुद्धिजीवी वर्ग को प्रतिनिधित्व देते थे, जिन्होंने वास्तव में इस शहर की बहुत सारी चीजों को प्रश्नांकन किया है। न सिर्फ इस शहर की बहुत सारी ऐसी चीजों को प्रश्नांकन किया, बल्कि देश की समस्याओं पर भी बेफिकी नजर रखते थे। कुछ ऐसे दृष्टांत हैं कि जो इस सभागृह में वर्णित नहीं किए जा सकते, जिनको हम चर्चा में नहीं ला सकते, लेकिन बहुत कटु सत्य है। दुबे जी बहुत खरी खरी कहने वाले व्यक्ति थे। वे किसी से डरकर चलने वाले नहीं थे, जैसा कि उन्होंने आशुतोष जी से कहा और आशुतोष जी ने अपने वक्तव्य में इस बात के लिए जो चिट्ठी का वर्णन किया। आज इस अवसर पर ऐसे दुबे जी जो हमेशा निडर रहे, ऐसे दुबे जी जो सदा सादगी से भरे रहे, ऐसे दुबे जी जो बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, आज हम उनकी स्मृति में जो सम्मान प्रदान कर रहे हैं, वह भी हम अपने देश के शीर्षस्थ लोकगीत गायक, कवि और हमारे शहर के वरिष्ठ आदरणीय हरगोविंद मिश्र जी का हम आज यहाँ शॉल श्रीफल और दुबे जी के सम्मान पत्र से हम उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। मैं सम्मान पत्र के वाचन के लिए श्यामलम संस्था के अध्यक्ष आदरणीय उमाकांत मिश्र जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और आज के सम्मान पत्र का वाचन करें। रमेश दत्त दुबे साहित्य सम्मान 2023 श्री हरगोविंद मिश्र वरिष्ठ कवि सम्मान पत्र। महाकवि पद्माकर की जन्मभूमि सागर की खुली धरती पर जन्मे श्री हरगोविंद मिश्र बुंदेली गीतों की रचना और गायन में अत्यतम सुदृढ़ है। बुंदेली के सांस्कृतिक संसार में लेखन व गायकी की मधुर और कड़वी धारा और उनकी संवेदनशीलता एवं संगीत साधना से बुंदेलखंड का साहित्य सांस्कृतिक जगत अभिभूत है। श्री विश्व जी ने जहाँ कबीर
रहीम और बिहारी के दोहों की परंपरा को संवर्धित किया है। वहीं बुंदेलखंड के पारंपरिक लोकगीतों के गायन से उन्हें संरक्षित रखने का प्रशंसनीय कार्य किया है। अस्तु श्री हरगोविंद विश्व के इस महत्वपूर्ण योगदान के परिप्रेक्ष्य में श्यामलम संस्था उन्हें रमेश दत्त दुबे स्मृति सम्मान 2023 से विभूषित करते हुए हर्ष और गौरव का अनुभव करती है। सुदीर्घ स्वस्थ व मंगलमय जीवन की शुभकामनाओं सहित सागर दिनांक 17 दिसंबर 2023। धन्यवाद आदरणीय उमाकांत मिश्र जी। अब अंगवस्त्र, श्रीफल, पुष्पहार, स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र भेंट कर आदरणीय हरगोविंद मिश्र जी का सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद वक्तव्य पंडित स्वर्गीय रमेश दत्त दुबे के स्मृति समारोह में पधारे उद्यम जी, अध्यक्षता कर रहे त्रिपाठी जी, विशिष्ट अतिथि आशुतोष जी मिश्र, सम्मानीय, अब मैं तो चूंकि जी से बड़ा रहा हूँ, सीमा जी और बड़ी बहुरा जी तथा रमेश दत्त दुबे जी के दो पुष्प, असीम दत्त बंटी अभिनव जी, परम सिद्धे पूर्व सांसद जी आदरणीय यादव जी, सिंगड़ी जी, चौरसिया जी और पूरी सभागार में वह व्यक्तित्व जिसने आपको बटोर कर बड़ी चिंता से इकट्ठा किया, नाम लेने के लिए तो बहुत समय लगेगा, मुझे बड़ा संक्षिप्त समय दिया है और अच्छी बात भी है। उद्यम जी को जाना भी है। मेरे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्ति करामती मेरे छोटे भाई डॉक्टर सागर और जितने मेरे आदमी जन हैं, शायद जो कोई अपरिचित हो, दो जी से उम्र से मुझे जो सम्मान आदरणीय सीमा जी ने श्यामलम के माध्यम से दिया, मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। एक बात, लोक संगीत, लोक गीत गायक बड़ी परिभाषा है। एक लोक शैली गीत होते हैं, त्रिपाठी जी जानते हैं, उन्होंने ईश्वरी पत्रिका में बहुत कुछ लिखा है। तो मैं वो विशेष लोकगीत की परिभाषा ही कम समय घंटे की है और अति संक्षिप्त बताता हूं मैं। लोकगीत विशुद्ध रूप से पारंपरिक होते हैं, परिवर्तन उसमें किसी शब्द का, धुन का, ताल का नहीं होता और किसी प्रसंग को लेकर चलते हैं।
मैं इन गीतों को हिलमास्टर वॉइस तक ले गया। HMV जिसे बोलते हैं, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली में उसकी शाखाएं हैं। जब HMV से मेरे रिकॉर्ड बने तो वहाँ और कंपनी आई, तो हैमबर्ग, क्वालिडोर, मिल कंपनी, उन्होंने भी मुझे अनुमोदित किया और मेरे 18 ग्राम पर रिकॉर्ड तैयार किए। जब मैं रिकॉर्ड की बात लेकर के अपने गुरु स्वर्गीय शंकर जी चतुर्वेदी के पास गया, क्योंकि उन्होंने मुझे म्युनिसिपल हाई स्कूल में गाते सुना तो मुझे बहुत वो सहारा देते रहे। एक गीत उन्होंने दिया था मुझे, विशुद्ध लोकगीत है, तो 3 गीत मैंने वहां रिकॉर्ड कराया, उसमें से झलकियां दूंगा आपको मैं। मेरा आदि गीत छुटपन का, जिसे आप आज YouTube पर भी सुने, सब जगह सुने, बहुरी कवे बदे रमदूला। और वो गीत जो पहला गीत है, संसार पृथ्वी और इस पृथ्वी पर कुछ वस्तुओं के उगने की बात, वो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। अभी आदमी उज्जैन जी ने दुबी जी के माध्यम से बात बताई कि वो लोक संगीत के, लोक कलाओं के बहुत पार की थी, सही है। उनका भी एक गीत का एक अंतरा सुनाऊंगा मैं, जो उनको बहुत पसंद हुआ था। और जब मैं दिल्ली पर गाने गया तो वो हमारे घर आए थे बधाई देने के लिए। फिर यहाँ की प्रबुद्ध जनों ने बड़ा सम्मान दिया था। तो इस संबंध में बातें तो बहुत हैं। मैं पहले वो गीत और जो हमारे गुरुवर ने गीत दिया था, आज पूरे देश में बजता है, वो उच्च कोटि का गीत है और पृथ्वी की रचना की बात है। तो जो मेरा रिकॉर्ड बना, फिर वो एक वृत्तांत, बहुत से रिकॉर्ड रोकवा दिए गए, केस चलाए लोगों ने, पर चले रहे हो। रचना वो है विशुद्ध सम्मानी जो मंच पे बैठे और आप सब बैठे हैं कि कौन रची पृथ्वी रे दुनिया संसार, और कौन रचे पंडवा माई के दरबार, राजा जगत से मामले हो। ब्रह्मा रची, ब्रह्मा को ब्रह्मा रची पृथ्वी रे दुनिया संसार, माई जुन रचे पंडवा माई के दरबार, राजा जगत से मामले हो। उस समय मुगलों का राज्य था, तो चिट्ठिया भेजी मुगल ने रे जगदेव दरबार, के तो राज करो खाली ना तर ले लड़ाई। ये जो बात है फितरत की थी, मुगल लड़ाई चाहते थे और खास करके स्त्रियों पर अत्याचार की बाबत की लड़ाई हुआ करती थी। तो चिट्ठिया भेजी मुगल ने रे जगदेव दरबार, के तो राज करो खाली ना तर ले लड़ाई, राजा जगत से मामले हो मां। अरे चिट्ठिया भेजी जगत ने रे, चिट्ठिया को कहते तो पलटा भेजो जगत ने रे मुगलों दरबार, के तोरे चुनौती तोरे बाप तो सौगंध, राजा जगत से मामले हो मां। 1 लाख चढ़ो मुगल वाले, जब नहीं मारा चले 1 लाख चढ़ो मुगल वाले, कोई लाख पठान 3 लाख चढ़ो बादशाह, दिल्ली चौहान दिल्ली की हनु के बनिया, जगदेव की मार, राजा जगत से। अब जब बच्ची ने सुना राजपूत की लड़की, ये लड़ाई तो है मेरे ऊपर से, तो बिटिया क्या कहती है? बेटी कहे जगत की रे सुन बाबुल बात, के मोहे पठे
ये राज राजा जगत से मांगले गो माँ। एक बाप राजपूत कहाँ ये बात सुन सकता था। तो हीन वचन जिन बोलो बेटी धर्म नसाए कि तो है ब्याह रजपूतों ले कन्यादान वे पुण्य दाओ राजा जगत से मामले हो माँ। एक छंद सुना रहा हूँ, गिनकर बताना, संख्या गिन दे रहा पार्टी। कौन लगाए तो यामुनी में महुआ गुलदा बेला चमेलिया सिकिरोला रेखा रघुबादा लोगे लाए थी डोला रे नरियल के झाड़ राजा जगत से। ये रचना वो थी जो मेरा रिकॉर्ड है चंडिका। ये इतनी चीजें हैं, सारी 13 चीजें ये पृथ्वी पर उगती हैं और पृथ्वी की रचना संक्षिप्त में बस दो छंद और में बता रही। जो गीत मुझे गुरु जी ने दिया था, देवताओं की गाय सुरभि। जब इस गीत को मैंने रखा कंपनी के सामने तो उन्होंने उस गीत को फेंक दिया, तो मैंने भी कह दिया कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। अब वो मेरे लिए रिकॉर्डिंग करने को आवाज़ थी प्रभाकर। अब ताजुब करेंगे, एक गायिका थी महिला कानपुर की, उसने मेरा पक्ष लिया कि इस लड़की की आवाज़ अच्छी है और ये गीत आप रिकॉर्ड करो। वो जानती थी तो उसने वो गीत के लिए रिकॉर्ड कराया था। तो वो गीत है सुरहन गाय। इसके 5 शीर्षक हैं और हाँ शेर और गाय तो अहिंसा हिंसा प्रहिंसा विजय और शेर और गाय और 5 मामा। बड़े ध्यान से जल्दी आपने कम सुनी हुई शायद सुनी हुई रचना। अशोक जी ने तो सुनी थी कि मैं वो 8 में से मैं कॉमर्स में था, खूब गाया करता था यूनिवर्सिटी में। हाँ तो दिन की उगन किरण की फूटन सुरहन नगन बन जाए माँ। चरण नगन बन जाए माँ। एक बन लागी दुई बन लागी तिरवन पहुंची जाए माँ। पहलो जिनका मुख में दवायो, पहलो जिनका मुख में दवायो ऊपर से सिंह दहाड़ माँ। अब की बार बचन दे सिंगा मेरो घर बछड़ा है नादान। घर से चली थी एक खबर भूलवाई, नन्हे बछड़ा को ना दूध पे पाई। तो अब की बार बचन दे सिंगा घर बछड़ा नादान माँ। अब वो गाय लौट करके आती है और खम्बा के पास फूटा पे श्रवानी बड़ा दर्द है। तो 2 प्रकार से गीत लोकगीत अक्सर ढंग से अलग अलग गाए जाते हैं। क्या है पहला टोन सुनिएगा, क्योंकि वचन दिया है सिंगा को क्या मुझे सेठ खा लेगा। तो गाय जब आती है तो बछड़े से कैसी, आओ बेटा बछड़ा पीले मेरो दुधुआ में सिंगा वचन दे आई माँ। और कुछ लोग ऐसा गाते हैं, आओ बेटा बछड़ा पीले मेरो दुधुआ मैं सिंगा को वचन दे आई माँ। तो यह खड़ भाषा हो जाती है, दर्द का गीत अलग है। तो बछड़ा क्या कहता है अंतिम बात को, तब कैसे दूध हम ना पिए माता, ये कहने धरे दूध काम रे काम के हम तो चल में तुम्हारे साथ माँ। अरे कूद फांद आगे हो गए बछड़ा पीछे से सुरहन गाय माँ। मामा 5 होते हैं, पहले मामा कल, अभी चर्चा आपने की दूसरी माँ है
कि जितने मामा होते हैं उनमें एक मामा जी थे आप, हम भी सब मामा हैं। बोले सिंहा मन विचारे सुरहन अबिलोनाई, इतनी मन में सोच रहो तो सुरहन दूर दिखानी मां, बचन की बाधी सुरहन गैया गई तो आई मां। अच्छी खुराक हो गया। बोले बछड़ा जा कह सिंगा, अरे सुनो सगे मामा बात मां, के पहले मामा हमको कहियो पीछे हमारी कहियो, मामा हमारे तुम ही विचारो तनक विचारो, मैं नन्नो को दूध पियत हो जाकी महतारी, तुम खा जाओगे जियत बनेगा कैसे पाओगे। अब जब इतनी बात कही तो जाओ जाओ रे मेरे सगे बने जा, छुटक चरो बनमी तुमा, सुमर सुमर माई तुरे जस गाऊं, जय हो भवानी हिंगराज मां। और इस गीत के बाद में सम्मानिया सीमा जी बस सीमा जी और श्यामलाल को जो सबको इकट्ठा किया और सम्मान दिया। द्विवेदी की जो रचना है वो मैं ना सुना पाऊंगा क्योंकि दूरदर्शन की थी, भोर की चिड़ैया है वो। मैं उज्जैन भाई का ध्यान रखते हुए सबको मंच पर बनाए समस्त अतिथिगण उपस्थित सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरी कला को परखा। कभी जीवन में आया तो मैं आपको पूरा वृत्तांत बुंदेलखंड का देना भी चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत बृहद है हमारा बुंदेलखंड, ये थोड़े समय के लिए नहीं है। इसलिए अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोविंद विश्व जी। आपने द्विवेदी के साथ अपनी यादें साझा की, साथ ही द्विवेदी ने जिस क्षेत्र में अपने काम की उसकी आपने पानी प्रस्तुत की। आदरणीय पुरुषोत्तम मुन्ना द्विवेदी हमारे देश में मौजूद हैं। आदरणीय राजेश शास्त्री जी, आदरणीय पंडित सुखदेव प्रसाद तिवारी जी, रमेश द्विवेदी जी और तमाम जो बाद में यहाँ पर आए हैं, आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। और क्योंकि समय सीमा से हम आगे निकल रहे हैं, हमारे अध्यक्ष उद्बोधन के लिए डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अध्यक्ष उद्बोधन करने की बात। आज जिनकी स्मृति में हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय श्री रमेश दत्त दुबे जी के चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान देश के प्रख्यात विचारक, चिंतक, लेखक, कवि और हम सबके बहुत ऐसे परम आदरणीय वाजपेयी जी, हमारे विभाग के सहायक प्राध्यापक और युवा कथाकार आशुतोष जी, जिनका सम्मान देखकर हम सब बहुत आनंदित हो रहे हैं। ऐसे परम श्रद्धेय हरगोविंद विश्व जी, इस सभागार में सभी हमारे
आदरणीय जन बैठे हुए हैं, नाम लूंगा समय लगेगा, और जो मेरे हृदय में रहते हैं हमेशा, जिन्हें मैं स्मरण करता रहता हूँ, ऐसे परम आदरणीय, आत्मीय और प्रिय सभी को मेरा प्रणाम। बहुत सारी बातें वाजपेयी जी ने दुबे जी के बहाने हम सबके लिए भी कही है। दुबे जी को हम सब प्रायः सुनते रहते हैं, वाजपेयी जी को। अभी अनिल वाजपेयी जी का एक आयोजन था, उसमें भी उन्हें सुनने का मौका मिला, और वाजपेयी जी को जब जब सुनता हूँ या लोग सुनते हैं तो कुछ नई बातें, कुछ नए विचार वो हमारे सामने रखते हैं। जो बातें उन्होंने कही वो कुछ बातें टूटे फूटे स्वर में हम लोग के जेहन में भी वो बातें आती रही हैं, लेकिन उसे कहने का जो ढंग है या उसे कहने की जो शैली है, और जिस बेबाकी से वाजपेयी जी ने दुबे जी के व्यक्तित्व और उनके लेखन और व्यक्तित्व को एकात्म के साथ प्रस्तुत किया, वो बहुत ही विरल है। मैं भी बहुत उनके इस प्रखर वक्तव्य से बहुत सारी चीजें हम सबको भी समझ में आई कि सागर जैसे शहर में या आयोजन जो निरंतर हो रहा है, और श्यामलम जैसी संस्था का प्रादुर्भाव इस धरती पर हुआ। भाई उमाकांत जी ने एक बड़ा आयोजन लगातार वो 1 दशक से अधिक समय से कर रहे हैं। अगर ये आयोजन नहीं होता तो हमारी स्मृतियां भी हमारे दिलों में रह जाती। तो मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं, और उनके निरंतर प्रयास की मैं सराहना भी करता हूं, उनके प्रति मेरा प्रणाम भी है। मित्रों, दुबे जी के बारे में मैं भी बहुत सारा, मेरे साथ भी लगभग 30-35 साल मैं भी उनके साथ विश्वविद्यालय के मंच से, सागर के मंच से और उनके घर के मंच से मैं प्रायः उनके पास आता रहा, जाता रहा। बहुत सारी बातें उन्होंने हम लोग को सिखाई, बहुत सारा उनके जीवन का अक्स, बहुत सारी ऐसी बातें जो हम लोग के लिए बहुत ही प्रेरणादायक थी। वो सारी बातें हमारे अनुभव जगत में सुरक्षित हैं, और हम प्रायः उन्हें याद भी करते हैं। मैंने एक कहानी लिखी थी, गुरु जी की तबिया, उसमें भी कहीं न कहीं उनके व्यक्तित्व, जो मेरा नायक है, उनके व्यक्तित्व की वो झलक उस कहानी में है। पाठक मंच, साहित्य अकेडमी का जो पाठक मंच था, उसका लगभग 15 वर्ष में संयोजक था विश्वविद्यालय का। मुझे लगता है कि मेरे उस आयोजन में कोई ऐसा आयोजन जो मासिक हुआ करता था जिसमें वो न आते रहे हों। महेश तिवारी और श्री रमेश दत्त दुबे, कोई आए न आए, ये दोनों महानुभाव पहले वहां मौजूद रहते थे। और ये जो डॉक्टर गजाधर सागर और विश्व जी, ये 2 लोग, तो मुझे वो उन दिनों की याद आती है कि जब वो आते थे, नई नई किताबें एकेडमी देती थी, तो बहुत सारी किताबें उनको हम जब देते थे तो कहते थे अरे इस पर नहीं, समय नहीं है। उस समय वो उपन्यास, 12 उपन्यास लिख रहे थे, लेकिन फिर वो जाते जाते कहते अच्छा आए हो तो ये रख जाओ, मैं कुछ लिख दूंगा। कई बार ऐसा हुआ कि 1.5 पेज लिखकर और छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन वो 1.5 पेज मेरे पास सब संकलित है, रखा हूँ सुरक्षित सारा लेख। उस 1.5 पेज में जो बातें वो कहते थे, कभी कभी लगता था कि दुबे जी इस देश के जो बड़े आलोचक या बड़े जो समीक्षक हैं, उस कोट के वो व्यक्ति थे। कविता में थे, कहानी जिसकी चर्चा, गांव की कहानी की चर्चा की, लोक साहित्य के मर्मज्ञ थे। मुझे लगता है कि वो अपने आप में बहुत मौलिक व्यक्तित्व थे। उनका लेखन भी किसी छाया से, किसी व्यक्तित्व की छाया से और किसी वाद की छाया से, प्रभाव से सर्वथा मुक्त था। वो समाजवादी जरूर थे, लेकिन उनका जो चिंतन था वो एकदम एक जो बड़े मनुष्य होने के लक्षण थे, एक बड़ी मनुष्यता उनके भीतर व्यक्तित्व में थी, वो कहीं न कहीं स्पर्श करती थी हम लोग को उनके लेखन में भी। जैसे एक बार हुआ कि वो मैं गया तो उसी दिन एक दुर्घटना हुई थी कि उनके पंखे पर गौरैया, वो पंखा चल गया और अचानक गौरैया उससे टकराकर वो मर गई थी। संयोग से मैं उसी दिन पहुंचा था, वो बहुत दुखी थे।
और वो पूरे समय तक उसकी चर्चा करते रहे। फिर उस पर एक निबंध लिखा उन्होंने। तो ये जो संवेदना है, ये संवेदनशीलता है, ये जो मनुष्यता है, ये जो मानवेतर जगत के साथ तुलसी की तरह जो एकात्मबोध है, वो उनके व्यक्तित्व में था और यही उनको एक बड़ा लेखक बनाता है। जो विडंबना की बात कही वो उनके व्यक्तित्व में थी। कई बार ऐसा हुआ कि वो नाराज हुए, फिर आए, अरे वो गलती हो गई। ये बड़ी बात होती है कि एक बड़ा लेखक, एक बड़ा हमसे उम्र में बड़ा व्यक्ति अपने छोटों से आकर कहे कि वो कुछ भ्रम हुआ मुझे, किसी के कहने से वो गलती हुई, मैंने ऐसा नहीं समझा था। तो ये सारी जो विशेषताएं थी उनके व्यक्तित्व की, वो हमें आज भी याद आती हैं। बहुत सारी बातें हैं, समय का मैं सबको जाना है। तो एक कविता के साथ उनकी कविता है, वो इसलिए पढ़ूंगा कि यह अवसर उनका है और वो मुझे लगता है कि अपनी उम्र के शायद पहले लिखा हो, लेकिन वो कविता एक प्रकार से इस जीवन, इस संसार से विरक्त होने की कविता है। हम सब विरक्त होते हैं, लेकिन वो अपनी चेतना से भी उसका पूरे जीवन का आकलन करे तो कभी घर गृहस्थी से भी वो बहुत बंधे हुए व्यक्ति नहीं थे, फक्कड़ थे, मस्त थे, अलमस्त कबीर की तरह। तो यह व्यक्तित्व ही एक बड़ा रचनाकार हो सकता है। जो घर जोड़ने की माया में लगा व्यक्ति है वो कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है, क्योंकि माया घर जोड़ने की हमेशा व्यक्तित्व को क्षीण करती है, विचारों को कमजोर करती है और वो दुनियादारी में बहुत समेटती है। उनकी ये कविता है जो लगता है कि मुझे आज उनके प्रति समर्पण के साथ, जो कबीर कहते हैं कि चिड़िया रंग बसेरा, या सूर कहते हैं कि जा दिन मन पंछी उड़ गई है, ता दिन तन तरवर के पात सबे झर गई है। कुछ उसी टोन में उन्होंने भी ईश्वरी की से प्रभावित होकर, शायद उसी से प्रेरित होकर उन्होंने लिखा, यह घर मिट्टी की कच्ची दीवारें, यह घर मिट्टी की कच्ची दीवारें, छप्पर घास फूस का, न कोई आकार न प्रकार। ये घर हमारा, उनका भी था और उनके जीवन का जो घर अपना था वो था असल में। न कोई आकार न प्रकार, जिस पर 10-10 द्वार, न चौखट न किनार, न चौखट न किवाड़, न चाबी न ताला। ऐसा है यह तन, ऐसा है यह तन। एक किराए का मकान, जब भी कहोगे इस सड़े मकान से, अंतिम दौर की कविता है। जिंदगी को वो बार बार अपने को वो मूल्यांकन करते थे, अपनी जिंदगी को वो तराशते थे और तराशते भी रहते थे। ऐसा है ये तन, एक किराए का मकान, जब भी कहोगे, मुझे लगता भाभी जी से कहते रहे होंगे, जब भी कहोगे इस सड़े मकान से कैसा मोह छोड़कर चल दूंगा। और वो छोड़कर चले गए, कोई मोह नहीं था, निर्विकार, कोई मोह नहीं। एक मोह था अपने लेखन के प्रति। बार बार जब हम लोग जाते थे तो नई नई चीजें जो लिखते थे उसको सुनाते थे, देखते थे। यह लोग हर कवि में होना चाहिए। पर मुझे याद आता है कि किंग लियर की तरह उनके मन में कहीं न कहीं था कि लिखते लिखते कि मेरा दम निकले, और उन्होंने अंतिम सांस तक, उसके पहले तक बहुत कुछ लिखा। बहुत सारी बातें हैं। भाभी जी यहाँ विराजमान हैं। जब मैं जाता था तो उनका उल्लास क्या पूछना। वाजपेयी जी ने बहुत गहरी बातें कही। हमारे मित्र और हमारे सहयोगी आशुतोष जी ने मुझे झकझोरा और जगाया कि सर, एक काम किया जाए कि जिस कहानी की चर्चा, गांव कहानी की चर्चा आपने की आज, वो कहानी पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एमए के पाठ्यक्रम में लगाई जाए। और मैं आज इस मंच से वाजपेयी जी को साक्षी मानकर
दुबे जी को प्रणाम करते हुए वह कहानी इसी वर्ष MA के पाठ्यक्रम में मैं उसे लगाने जा रहा हूँ। बोर्ड ऑफ स्टडीज में मैं उसे पास करूँगा। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, उस बात के लिए मैं निवेदन करता रहता हूँ कभी कभी कि ऐसे साहित्यकारों का जो साहित्य है वो लोगों तक पहुंचा नहीं है। एक कहानी तो पहुंच जाएगी लेकिन पूरा साहित्य नहीं पहुंचा है, उसकी प्रतियां कम है, वो छपा नहीं है, बहुत सारा अप्रकाशित है। तो यदि इसमें अग्नि वाजपेयी जी का सहयोग मिले, नगरवासियों का जो उनके शुभचिंतक हैं, जो उन्हें जानने वाले हैं, दिल में रखते हैं, कुछ सहयोग मिले तो वो चीजें भी प्रकाश में आए। एक कहावतों का बड़ा कोष तैयार किया था जो उन्होंने मुझे सौंपा था और उसमें कई चीजें ऐसी थी जिसे लगा मैंने कि इसको थोड़ा और विस्तार दिया जाए, वो हो नहीं पाया, वो भी अधूरा पड़ा है। तो ऐसे बड़े रचनाकार का जो साहित्य है वो हमारे सामने आना चाहिए और उस पर चर्चा होनी चाहिए। व्यक्तित्व पर चर्चा करते करते 10 साल बीत गए, लेकिन उनके लेखन पर भी बहस होनी चाहिए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो मित्रों, बहुत सारी बातें हैं, आप सबके मन में भी समय बहुत हो गया है। वाजपेयी जी को दूर जाना है और कल उन्हें ग्वालियर एक बड़े आयोजन में भी पहुंचना है। तो आप सबको ऐसे स्मृति दिवस पर हम सब आए, हमें श्यामलम ने याद किया, परमाप्रिय भाभी जी ने याद किया, उनके परिवार ने याद किया, उनके प्रति मैं नम्र शिरस्थ हूँ, प्रणत निवेदित करता हूँ। और एक और संकल्प लिया, संकल्प क्या, एक और उलाहना भी है कि वाजपेयी जी को हम सब हिंदी विभाग में एक बड़े आयोजन में सम्मान के साथ उन्हें बुलाएंगे, क्योंकि उन्हें जब जब सुनता हूँ तो मेरा हृदय जिस चेतना का मैं हूँ मुझे झकझोर देते हैं वो। तो ऐसे झकझोरने की जरूरत भी मंच से है। तो मीठी मीठी बातें कहकर हमारा काम नहीं चलेगा। जो सत्ता है, जो स्थितियां हैं, जिस मामा की बात हुई, जिस मामा के साम्राज्य की बात हुई, उसको भी बीच बीच में लेखक को हिलाते रहना चाहिए और वही काम वो नहीं कर रहा है, इसलिए उसे याद दिलाया। मैं उनके प्रति बहुत ही आदर के साथ उन्हें प्रणाम करता हूँ और इस पूरे आयोजन की संकल्पना करने वाले सभी को, मेरे शिष्य आशीष जोशी जी और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, 2 सूचनाएं हैं। आपके अगले 2 रविवार भी व्यस्त होने जा रहे हैं। पहले 25 तारीख को जो रविवार है उसमें पंडित शंकर चतुर्वेदी जी की स्मृति में आयोजन है, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। उसके बाद 31 दिसंबर को जो रविवार है उसमें इसी सभागृह से दुष्यंत कुमार जी की स्मृति में विजय संध्या का आयोजन है। ईश्वर संगम की तरफ से श्री हरि सिंह ठाकुर जी आप सबको सादर आमंत्रित करते हैं, आप सभी पधारे। और आदरणीय वाजपेयी जी ने जिस बात का उल्लेख किया था कल्पनाशीलता का, रचनात्मकता की बात कही थी वाजपेयी जी। हमारे सागर में लोग लगातार अच्छा लिखने का काम कर रहे हैं और इस संदर्भ में श्यामलम संस्था ने उल्लेखनीय काम किया है कि लोगों को प्रेरणा दी है और उस प्रेरणा का परिणाम ये हुआ कि लोग लगातार लेखन का काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच के युवा साथी भाई कार्तिकेय शास्त्री का उपन्यास मुक्तिधाम पिछले दिनों विमोचित किया गया। श्री रमाकांत शास्त्री जी उसके प्रति आदरणीय उद्यम जी को भेंट कर रहे हैं। श्री आर.के. तिवारी जी अपने द्वारा लिखित पुस्तकें उद्यम जी को भेंट कर रहे हैं। इसके बाद कवि गोष्ठी का आयोजन है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी लोग कवि सम्मेलन का भी आनंद लें। आदरणीय श्रीमती सीमा द्विवेदी से निवेदन है कि वे आज के इस कार्यक्रम में औपचारिक रूप से आभार प्रकट करने की कृपा करें। हमारे बीच में SM पचौड़ी जी, आदरणीय वृंदावन राय सरेल जी, अरुण द्विवेदी, आप सबका हार्दिक स्वागत है।
आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय सीमा हृदय जोशी परम सम्मानीय मंचा से हमारे उद्यम मंत्री सभागार में बैठे हुए सभी विशेष सभी और जो भी सागर में जो भी संस्थाएं हैं उन सबके सचिव उपाध्यक्ष अध्यक्ष हमारे सम्मानीय यादव जी हेमचंद जी कैलाश सिंह जी सुश्री हमारे शमीम बाबू गनी जी राम सांगरी जी वीरेंद्र प्रधान जी हरि सिंह जी और हमारे पीछे हमारे पड़ोस की बहुमा बेटियां आई हमारी देवरानी है नंदे हैं और लड़कियां हैं बहुत सारे लोग वीरेंद्र प्रधान जी सभी लोग हैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हैं। कितने साल से 10 साल से आप लोग इसी तरह सहयोग दे रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात होगी। सबसे बड़ी बात तो वाजपेयी जी ने समय दिया। अब इनको एक काम तो है नहीं 10 जगह से जुड़े हुए एपिक से जुड़े इनकी मेडिकल तो कोई एक तरफ है सारी कला साहित्य संस्कृति सारी भाषा इनको यहाँ जाना कल कितनी बड़ी बात है इन्होंने समय दिया। बहुत बड़ी बात होती है वहाँ से आना। अभी उन्होंने बोला था कि 4 बजे को भी मतलब समय ज़्यादा हो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि फिर भी कोशिश की फिर भी लेट हो गया थोड़ी। इसके बावजूद सागर जी मतलब ऊपर तक आ गए आपने समय दिया हमारे आनंद त्रिपाठी जी हैं आशुतोष जी हैं बहुत अमूल्य समय दिया है लोगों ने। बहुत सारे काम रहते हैं बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं इनके बीच में निर्माण करना बहुत कठिन होता है। हमारे यादव जी भी थे वो कितने शादी और कई परिवार तो सारे परिवार ऐसे जुड़े चाहे यादव जी का परिवार हो चाहे हेमचंद जी का हो चाहे मैं शर्मा मैडम का हो चाहे मतलब वाजपेयी जी का परिवार तो ऐसा है कि मतलब उनसे दादा से जुड़ा होकर पूरे 4 भाइयों का। अब जब हम अनिल भैया को देखने गए तो अनिल भैया ने कुछ नहीं अरे कैसे आ गए कहाँ आ गए कौन पसंद किया कैसे आए मतलब उनकी जो सहजता थी बिल्कुल ऐसे करके अरे कैसे आ गए चलो रास्ता में परेशान नहीं हो गाड़ी से आए तो ड्राइव मतलब उनको कैसी सहजता थी ऐसे कम लोग होते हैं। वैसे यादव जी भी हमारे हमको परेशान कर रहे घर परिवार में कोई दिक्कतें नहीं हुई अभी तो जब भी देखा तो यादव जी बाकायदा खड़ी हुई हमारे शर्मा मैडम ने बाकायदा पूछा रफी टैनी हमारे सब लोगों ने मरा पूछा क्या बात है कैसे खड़े क्या दिक्कत है क्या तो ये बहुत कम होता है। हमारे यहाँ से रिश्तेदार हमारे भाई बहन तो मतलब उनको तो बात कर रही आप लोगों ने बताया ये लोग पहले हम कितने परेशान हैं चाहे हमारे आशीष ये मतलब लड़के तो मतलब वो है हमेशा हर मुसीबत में ये खड़े हुए कितने हम परेशान हैं इन लोगों ने हमारा बहुत समय दिया कितनी भी परेशानी रही तो हमें समझाया क्या सामान्य स्थिति के आप लोग तो जाओ नहीं लेकिन फिर भी मतलब पार्टी भी इतना चाहते थे मतलब अपने ये तो अपने को ज्यादा चाहते थे मतलब इनको तो बेटी को बहुत मानते थे और पार्टी की जोते ने क्या है कि जो बात को हमसे भी कहते थे वो तुमसे खुल के कहते थे क्योंकि तुमसे खुल के कहते थे तुम उनको बता के देते थे तो ये कई बातें वो हमें बताते थे बहुत सारी बातें और ऐसी हमारी तो साहित्य में वैसे कुछ हम समझते तो है नहीं ज़्यादा हाँ पढ़े लिख लेते हैं किताबें हैं बाकायदा अभी आनंद त्रिपाठी काफ़ी किताबें लेकर तो बहुत अच्छा काम किया कम से कम किताबें लगी उनकी भी सब पढ़ने की काम पाएंगे बाकी कुछ किताबें हमने नहीं दी भैया की किताबें हमने नहीं दी अकेली की किताबें हमने नहीं दी हमने नहीं दी और ये मतलब बहुत सी किताबें तुम्हारा बहुत सारी हमने नहीं दी हमने नहीं दिया और भाई कर उसमें बात नहीं बोला भी हमने कहने भैया को अभी बाद में होगा तो महाराष्ट्र का तो थोड़ी बहुत मतलब ऐसे करके तो इस तरह सभी कार्य हम आभार करते हैं धन्यवाद सबने अपने आप को समय दिया और इसी तरह आप लोग अपने बनाए रखें और बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए सबके से श्यामलम जी तो भैया विशेष हमारे लिए वाकांत भैया है बिना इनके कुछ नहीं होता और यही होगा सब कुछ और आज बहुत अच्छा लगा कि माँ ने आज बहुत देर तक बोला और बहुत सारे लोगों के नाम भी लिए जिन लोगों के नाम नहीं ले पाए वे सभी उन सभी का हम व्यक्तिगत तौर पे और श्यामलम संस्था की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि आप सब पधारे। आगे की इन पंक्तियों के साथ हम नदी के द्वीप है धारा नहीं है धारा होना रेत होना है। तो द्विवेदी की वे कोई रेत नहीं थे वे
धारा के विपरीत चलने वाले व्यक्ति थे और भी हमेशा चले। हम उनको हमेशा याद करते रहेंगे। हर वर्ष आज की तरह हम हर बार मिलते रहेंगे और आप सब लोग स्वस्थ हों, दीर्घायु हों और हम सदैव एक दूसरे के साथ में इस तरह से समागम करते रहें, मिलते रहें। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कवि सम्मेलन के लिए आप सभी यहाँ पर आमंत्रित हैं दूसरे शब्द के लिए।